मित्रों नमस्कार। वकीलों के साथ में एक समस्या है कि वो पार्टी फंक्शन में हो या हवाई यात्रा कर रहे हों, ट्रेन में हो, कहीं पर भी हों, भीड़ में, जहाँ भी लोग मिलते हैं समझते हैं कि वकील साहब खाली हैं, तो कुछ क्वेश्चन एकदम शुरू हो जाते हैं। और क्वेश्चन क्या होते हैं? वो निजी तो नहीं होते हैं, वो एक बड़े इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, पैतृक संपत्ति, इंसेस्टर प्रॉपर्टी। इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं वकील साहब से, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि घर परिवार, हमारे समाज के सभी सदस्यों, इन सब लोगों के बीच में चर्चा का एक सब्जेक्ट रहता है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो मिशन है, वो है लीगल अवेयरनेस। तो लीगल अवेयरनेस के तहत, अपने इस प्रोग्राम के तहत सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दे करके मैं आज आया हूँ, जो ये इन सारी पैतृक संपत्ति, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको साफ करेगा, बिल्कुल क्लियर करेगा। और हमको, मैं समझता हूँ कि जिसको अभी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मैं आगे डिस्कस करूँगा, उसको सुनने के बाद, आज के इस वीडियो को सुनने के बाद, जो जिसने भी सुना उसको बहुत अच्छी मोटी जानकारी इस बात की हो जाएगी कि पैतृक संपत्ति, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को किस तरह से डील करना है। चलिए अब आते हैं हम सब्जेक्ट पर। तो आम भाषा में जो लोगों की जिज्ञासा है, वो सवालों को, उन बातों को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। वो क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं कि संपत्ति दो तरह की हो गई मोटे तौर पे। किस तरह से? कि एक तो हो गई इंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति और दूसरी हो गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो कौन सी हो गई? कि एक तो जो कि हमारे पिताजी से ऊपर, दादाजी परदादा के द्वारा खरीदी गई, उनके द्वारा दादाजी पे आई, दादाजी से पिताजी पे आई, वो वाली प्रॉपर्टी हो गई जो चली आ रही है। और दूसरा ये कि जो खुद स्वयं अर्जित संपत्ति, जिसको कि खुद खरीदा है। तो आज ये जो है पैतृक संपत्ति, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या, जो जिज्ञासाएं हैं वो क्या है, उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है 5-6 में। पहला ये कि पैतृक संपत्ति दो भाइयों में बटी हुई है, तो क्या एक भाई अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है? हाँ, बेच सकता है। दूसरा जिज्ञासा, क्या ऐसा करने से पहले उसे दूसरे भाई से पूछना अनिवार्य है? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। तीसरा, क्या एक भाई अपने भाई या बहन से भिन्न किसी व्यक्ति को अपनी हिस्सा बेच सकता है? हाँ, बिल्कुल बेच सकता है। फिर नेक्स्ट, क्या कोई भाई बहन पैतृक संपत्ति के संबंध में कोर्ट में जाकर जो दूसरा जो बेच रहा है उसके विरुद्ध उसको रुकवा सकता है? हाँ, वो भी कोर्ट जा सकता है और रुकवा भी सकता है। फिर क्या है कि पैतृक संपत्ति बेचने के लिए हमें करना क्या होगा? तो इसके संबंध में इन सारी जितनी भी मैंने जिज्ञासाएं बताई, इन सबको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से बिल्कुल लीगल रूप से क्या इसका निचोड़ है, क्या इसका निष्कर्ष है, क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में। ये मामला कौन सा है? बाबूलाल वर्सेस संतोख सिंह, सिविल अपील नंबर 2553 ऑफ 2019। ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसका जो फैसला आया उसको मैं लेके आया हूँ। अब इसके फैक्ट्स पे आ जाते हैं। फैक्ट्स क्या थे? एक पैतृक संपत्ति थी, वो आदमी जब ख़त्म हो गया तो उनके दो लड़के हुए। दो लड़के थे, एक थे बड़े संतोख सिंह और दूसरे थे नाथूराम। तो वो संपत्ति इन दोनों में बराबर डिवाइड हो गई। ये मैटर हिमाचल प्रदेश का है। अब जब ये दो जगह दो हिस्से हो गए, तो छोटे वाले नाथूराम ने अपने हिस्से को एक थर्ड आदमी जिनका नाम बाबूराम है उनको बेच दिया। तो ये सेल कब हुई? ये हुई 1991 में। अब आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, 1991 की बात मैं बता रहा हूँ। तो जब सेल हो गई, और तो बड़े वाले जो थे संतोख सिंह, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुझे बेचना चाहिए थी, ये तो हमारी इंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, इसमें हम लोगों का लगाव था, तुम मुझसे मैं खरीदता पहले, तुमने हमें बताया भी नहीं और बेच दिया बाबूलाल को। तो इसलिए उन्होंने जो ये सेल डीड हुई थी इसको चैलेंज किया, और ये इसको सीनियर सब जज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की अदालत में, सीनियर सब जज के यहाँ ये सिविल सूट फाइल हुआ। किसने फाइल किया? बड़े वाले संतोख सिंह ने। अब उन्होंने इस पर ग्राउंड क्या लिए कि वो साहब प्रेफरेंशियल जो राइट है उसके तहत
ये तो मुझको मिलनी चाहिए थी, ये वाली बात कही। तो खैर क्या हुआ कि सीनियर सिविल जज जो हमीरपुर ने इसको सुनने के बाद 1994 में अपना फैसला दिया और ये कहा नहीं, उन्होंने जो बेची है वो सही बेची है। तो अब बात क्लियर हो गई कि उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, जो इन्होंने बेची है वो ठीक है और इसमें कोई कमी नहीं है। तो वो जो सिविल सूट था वो खारिज हो गया। तो वो जो सीनियर सिविल जज हमीरपुर के ऑर्डर के खिलाफ वो कहाँ पहुँच गए, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज हमीरपुर के यहाँ एक अपील कर दी अब उस ऑर्डर की। अब मैटर आ गया डिस्ट्रिक्ट जज हमीरपुर के यहाँ। तो उन्होंने क्या होल्ड किया, अब उन्होंने इस अपील को अलाउ किया और अलाउ करके क्या कहा, उस पर उन्होंने कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत प्रिफरेंशियल राइट का जो बखान किया गया है, जो प्रोविज़न है उसका वो यहाँ पे लागू होते हैं और संतोख सिंह को वो राइट मिलने चाहिए। और क्योंकि उनको उस राइट से बेदखल किया गया है इसलिए उनको जो ज़मीन खरीदने का राइट उनका था और उनको उनके राइट से बेदखल किया गया है, उसके जो छोटे भाई की जो पोर्शन है उसकी कीमत कोर्ट ने निर्धारित करी 60,000 रुपये। तो ये ऑर्डर हुआ कि साहब 60,000 रुपये इनको की इसकी कीमत थी और इनका राइट था। इनको राइट को किल करते हुए उन्होंने किसी थर्ड आदमी बाबूलाल को जो बेचा वो गलत बेचा और इसलिए वो जो सेल डीड थी उसको इलीगल घोषित किया गया, जो रजिस्ट्री थी उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया। और साथ में ऑर्डर क्या किया कि 3 महीने के अंदर बाबूलाल जो हैं वो इस ज़मीन को वापस उनको ही देंगे, 60,000 रुपये लेकर के संतोख सिंह को के हक़ में ये ज़मीन दे देंगे। ये ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का हो गया। अब तो जिसने बाबूलाल जिसके पक्ष में ये और ज़मीन खरीदी, जिस बाबूलाल ने जिसने ज़मीन खरीदी थी, अब तो देखते रहे। तो वो गए अब अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के सामने। तो जो हाई कोर्ट के सामने पहुँचे तो हाई कोर्ट ने भी इसको सुनवाई करी और सुनने के बाद ये पाया कि नहीं, संतोख सिंह का जो ऑर्डर है, संतोख सिंह के पक्ष में जो फर्स्ट अपील का ऑर्डर है वही सही है, वही सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल सही है। और क्यों, क्योंकि इसमें प्रिफरेंशियल राइट का जो मामला बनता है सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत वो उसको राइट से उसको संतोख सिंह को अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से वो बाबूलाल जी जो हैं, बाबूराम, वो हाई कोर्ट से भी हार गए। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया। अब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो उन्होंने इसको पहले अपने इस ऑर्डर में, जिसको कि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसको उन्होंने सेक्शन 22 को, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा सेक्शन 22 को डिस्कस किया। तो हम भी यहाँ पर इस पर विचार कर लेते हैं कि ये सेक्शन है क्या और ये बताते क्या है। तो इसका जो क्लॉज 1 है वो है, वेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट an interest in any immovable property of an incested any business carried on by him or her, whether solely or in conjunction with others, devolves upon 2 or more heirs specified in class 1 of the schedule, and any one of such heirs proposes to transfer his or her interest in the property or business, the other heirs shall have a preferential right to acquire the interest proposed to be transferred। मतलब इसका क्या हुआ कि साफ बताया गया कि अगर वो इंसेस्टेड प्रॉपर्टी है, पैतृक ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें जो और जितने लोगों में बटी हुई है तो उनके सभी के प्रेफरेंशियल राइट हैं। अगर कोई बेचना चाहता है तो उसके अन्य जो लोग जो थे इसके इक्वल, जिन लोगों में बटी थी, उन सभी से परमिशन लेनी होगी, पूछना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, इत्तला देनी पड़ेगी और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो खरीदने को जब मना कर देंगे तो भी आप उस प्रॉपर्टी को वो अपने हिस्से का कोई भी जो उसका पार्ट है वो अपने हिस्से को तभी आगे किसी थर्ड आदमी को बेच सकता है, जबकि उस संपत्ति में और जितने भी भाई बहन लोग हैं वो सब परमिशन दे देते हैं, नो ड्यूज दे देते हैं, तभी वो उसको तीसरे को, अपने परिवार के बाहर के आदमी को बेच सकेगा। तो ये वाली बात क्लियर हो गई।
अब एक नई समस्या आएगी। वो समस्या क्या आई कि साहब वो बेचेगा तो वो बेचेगा कितने अमाउंट में बेचेगा। अब जनरली ये होता है कि वो अगर ये जो नाथूलाल थे वो बाबूलाल को बेचना चाहते हैं, बेच दी उन्होंने, बेच भी दी। तो अगर वो बेचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो अपने सगे भाई को ना दें, तो कितने में बेचें, क्योंकि वो तो कह देंगे कि साहब मुझे तो 8 लाख मिल रहा है। तो इसमें नियम ये है कि जितना थर्ड वाला पैसा दे रहा है उतना ही पैसा वो दिया जाए। नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसके लिए क्लॉज 2 की व्यवस्था की गई है। तो क्लॉज 2 क्या कहता है, मैं आगे इसको डिस्कस करता हूँ। द कंसिडरेशन फॉर विच एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी of the deceased may be transferred under this section shall, in absence of any agreement between the parties that determined by the court on application being made to it in this behalf, and if any person proposing to acquire the interest is not willing to acquire it for the consideration so determined, such person shall be liable to pay all costs of or incident of the application। अब इसमें क्या इन्होंने साफ बता दी कि वो तो ये कह देगा कि साहब हमें तो मिल रहा है 8 लाख और भाई दे रहा है 5 लाख, तो मैं 5 लाख में भाई को क्यों दूँ? अगर भाई को लेनी है तो साहब मेरी तो 8 लाख में बिक रही है, आप 8 लाख दे दो। तो अब क्वेश्चन कैसे उठेगा? तो नहीं, अब यहाँ पर ये वाली बात क्लॉज 2 में हो गई कि इसके लिए इस जो सिविल कोर्ट है इसमें एप्लीकेशन दे करके उसकी वैल्यूएशन कराई जाएगी, और जो वैल्यू कोर्ट होल्ड करेगा वही वैल्यू अगर उनके भाई देने को राजी हैं तो उनका प्रेफरेंशियल राइट बनता है और पहले ज़मीन उनको ही बेची जाएगी, उनको ही दी जाएगी। और जब उस वैल्यू पर या तो दोनों में एग्रीमेंट हो जाए, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोर्ट से डिसाइड हो जाएगी इसकी वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू को अगर वो देने को तैयार नहीं है कि जब मैं इतने रुपए में नहीं लूँगा या लूँगा ही नहीं इस वजह से, तब वो तीसरे आदमी को जो कि फैमिली के बाहर का है उसको वो बेच सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक बात और हो गई कि अब परिवार, एक समस्या और आई। वो समस्या क्या कि फैमिली में 4, वो जो प्रॉपर्टी है वो 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों में बढ़ गई 25-25%। तो अब अगर एक अपना हिस्सा बेच रहा है तो वो कितने से पूछे और उसकी वैल्यू वो कैसे तय हो? तो इसमें ये हुआ कि अगर कोर्ट से उन्होंने जो भी वैल्यू तय करवा ली वो वैल्यू तीनों में से कौन दे रहा है। अब इन 3 जो एक तो बेचने वाला हो गया और 3 जो हैं बाकी बचे, तो इन तीनों में उस वैल्यू से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू देगा उसको दिएगा। इसके लिए क्लॉज 3 सेक्शन 22 का डिसाइड करता है कि इफ़ देयर आर 2 और मोर हायर्स स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल प्रोपोजिंग टू एक्वायर any interest under this section, that higher who offers the highest consideration of the transfer shall be preferred। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी बात है कि सभी राजी हो गए, सभी कहने लगे कि मुझे दे दो पैसा, तो किसको दें? इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसी के हक में वो अपना हिस्सा दे देगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया, तो फैसला देते समय एक बात और की, 3 उदाहरण दिए। उदाहरण से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने समझाने की कोशिश करी कि मैं ये उदाहरण से समझाते हैं। तो देखिए ये ऑर्डर में क्या 3 उदाहरण दिए, मैं पहला पढ़ता हूँ। ए, 3 persons अनरिलेटेड टू ईच अदर, ये इम्पॉर्टेंट ये है कि अनरिलेटेड टू ईच अदर had jointly purchased an agriculture holding, whereafter one of them wishes to dispose of the interest, the normal principle of preemption may apply in the matter, and any of the other joint holders could preempt the sale in accordance with the rights conferred in the behalf of by the appropriate state legislation। तो मोस्टली हर राज्य में थोड़ा बहुत इस तरह के कानून में अपना लोकल को देखते हुए अंतर होता है, लेकिन जो मेन बात है वो है क्या है कि राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिएम्पशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिएम्पशन जो है वो है मेन चीज़। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिएम्पशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि अड़ोस पड़ोस वाले अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो उसके आसपास वाले ऊपर नीचे वाले पहला राइट उनका बनता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिएम्पशन। तो प्रिंसिपल अब भी कहती है द पर्सन अनरिलेटेड, देखिए क्या कह रहे हैं, द पर्सन अनरिलेटेड टू ईच अदर,
अब कोई भी 3 आदमी मिल करके एक प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, देखिए उन्होंने तीनों ने मिलकर खरीदा, जो आपस में कोई रिलेटेड नहीं है लेकिन जॉइंटली उन्होंने खरीदा, उनमें से एक हिस्सा अपना बेचने लगा, तो क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रीएम्पशन लगेगा, और जिसमें कि पहला राइट जो बचे हुए हैं 2 उन्हीं का होगा। ये तो हो गया उदाहरण नंबर 1। बी में दिखा है कि इफ़ दोज 3 persons वर रियल ब्रदर्स और सिस्टर्स एंड हैड जॉइंटली परचेज्ड एन एग्रीकल्चर होल्डिंग इन्वेस्टिंग देयर ऑन फंड्स, again like the above scenario, the right of preemption will have to be purely in accordance with the relevant provisions of the state legislation। तो इसमें क्या अंतर आया कि इसमें तीनों चारों जो हैं वो भाई बहन हैं। अब उसमें से एक अगर बेच रहा है, कैसे नहीं, उन 3-4 भाई बहनों ने ज्वाइंटली कोई चीज़ खरीदी है, अब उनमें से एक अपना हिस्सा बेचने लगा, तब भी यही राइट ये लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रीएम्पशन अप्लाई होगा, और उसके तहत पहले उन लोगों को पूछा जाएगा। लेकिन अब तीसरे में क्या अंतर बताया उन्होंने, बट इफ़ द वेरी सेम 3 persons इन इलस्ट्रेशन बी हैड 3 person इलस्ट्रेशन बी कौन से हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, रियल हैं, लेकिन उन्होंने खरीदी थी। लेकिन अब क्या कहते हैं कि बट इफ़ द वेरी सेम 3 persons इन इलस्ट्रेशन बी हैड इनहेरिटेड एन एग्रीकल्चर होल्डिंग and one of them was desirous to disposing of his or her interest in the holding, the principle of section 22 of the act would step in। तो तीसरे उदाहरण में उन्होंने कहा कि तीनों भाई बहन हैं, सगी हैं, लेकिन पहले में तो उन्होंने खरीदी थी, लेकिन अब किसी क्या है कि वो पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति में अगर कोई एक अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो वो प्रिंसिपल ऑफ प्रीएम्पशन की जगह सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा। तो अब इसमें क्या अंतर आ गया इन दोनों में, इसमें अंतर यह है कि उसको पहले एग्रीमेंट दोनों का वैल्यूशन उस पर आ जाए, अगर वैल्यूशन पे एग्रीमेंट है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट से उसको वैल्यूशन कराई जाए, जो वैल्यू होगी वो इन लोगों से को दे देंगे, अगर देते हैं तो वो अपने भाई बहन जो सगे प्रॉपर्टी होल्डर है उन्हीं के हक में ये बेच सकता है, और अगर नहीं, वो कहते हैं कि नहीं मैं ले लूँगा, तभी थर्ड मैन जो फैमिली के बाहर का है उसको वो सेल कर सकता है। और अगर 3-4 लोग हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसके हक में वो बेच सकता है। तो ये सारी बात क्लियर हो गई कि पैतृक संपत्ति को बेचने का तरीका क्या है और किस तरह से इसको हमें डील करना होगा मित्रों। लेकिन इसके साथ में एक बात और भी है, वो बात मैं इसलिए आपको गौर कर रहा था और बताना चाहता हूँ। ये मैटर कब शुरू हुआ, 1991 में, और ख़त्म कब हुआ, 2019, मतलब 28 साल। एक परिवार के 2 भाइयों में जो ज़मीन का डिस्प्यूट था वो 28 साल के बाद तय हुआ। 28 साल तक बाबू राम जो हैं वो उस ज़मीन पे काम करते रहे, वापस चली गई। 28 साल तक संतोष सिंह उससे अपने भाई से लड़ते रहे। 28 साल जीवन के बहुत बड़े साल होते हैं। इस जीवन के इस महत्वपूर्ण उसमें वो उन्होंने इसको तय करने की में झगड़ा झंझट करने में, क्यों, क्योंकि उनको इसकी मोटी जो जानकारी थी वो नहीं थी, और ये जानकारी देना ही हमारा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मिशन है। तो इसलिए ये वाला जजमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों। अगर ये जानकारी होती कि भाई उनका लॉ से उनको इस तरह से फॉलो करना है तो उनका ये डिस्प्यूट नहीं होता, और ये 28 साल तक जो मुकदमेबाजी चली ये भी नहीं होती। जीवन के 28 साल के बाद जो बात जहाँ थी वो वहीं आई। तो मित्रों, मेरा जो प्रोग्राम है ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके तहत इन सब की जानकारी का होना बहुत आवश्यक है, और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से, जिसको कि मैंने बहुत डिटेल से बताया है, सुनने वाले सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। और कृपया कमेंट करके ये बताएं कि उनको इस तरह का ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो कैसा लगा। नमस्कार।